वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोड विद रजनीश पर आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ अपने बिना टाइम वेस्ट करे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th और 12th के लिए आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सोसाइटिकल इम्पैक्ट। दिस टॉपिक इंक्लूड डिजिटल फुटप्रिंट, नेटिकेट, डेटा प्रोटेक्शन, IPR एंड FOSS। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th और 12th के लिए, तो बिना टाइम को वेस्ट करे सीधे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो में हमारे पास स्टार्ट होता है डिजिटल फुटप्रिंट्स। बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट्स इज अ डेटा दैट इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द यूजर हैव ऑनलाइन। देयर आर टू टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट विच आर एक्टिव एंड पैसिव। जब भी हम किसी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं, तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स चेक होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, एक पैसिव। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं? जो हमारे डेलिबरेटली शेयर कर रहे हैं, हमने जो इन्फॉर्मेशन खुद से सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करी है। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं? जो हमारे अनहैपनिंग, मतलब बिना कभी चाहे अपने अचानक से हमने कोई वेबसाइट विजिट करी तो बिना हमारी परमिशन के हमारी वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है। तो देखते कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास डिस्कस करें। जैसे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब इसमें आ जाती हैं। कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई ईमेल सेंड रिसीव कर रहे हैं और किसी कुकीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सब आपके एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में आ जाते हैं। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में वेबसाइट दैट इंस्टॉल कुकीज़ इन आर डिवाइस विदाउट डिस्क्लोजिंग इट। ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें बिना डिस्क्लोज करे कुछ कुकीज़ हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देती हैं बहुत सारी वेबसाइट, जैसे ऐप्स हैं, कोई वेबसाइट्स है, जियो लोकेशंस हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर द एडवर्टाइजिंग पर्पस एंड नेक्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पर आपको समझाया गया है कि मार्केटिंग पर्पस में, जैसे हम देखते हैं मार्केटिंग पर्पस में जब कोई यूज़र कोई वेबसाइट विजिट करता है, तो वेबसाइट जैसे ही उसने एक्चुअल वेबसाइट विजिट करी, तो भाई जब उसे लीव करेगा तो उसने जिस वेबसाइट को विजिट करा वो यहाँ पर पॉपुलर वेबसाइट्स के पास ये लोग अपने बीइंग ए डिजिटल फुटप्रिंट में डेटा में सेव कर लेते हैं। फिर उसे ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि आपने ये चीज़ सर्च करी थी, इस यूज़र ने कार के लिए ऐड सर्च करा, अब ये बार बार इसके पास कार का ऐड आता रहेगा। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है में जिसका यूज़ किया जाता है। वाई वी शुड केयर अबाउट मैनेजिंग अवर डिजिटल फुटप्रिंट। हमें क्यों इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ पर शेयर हो रहे हैं, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। फॉर द फॉलोइंग 4 रीजन: टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन, टू मेक सेफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस और टू प्रोवाइड आवर फ्रीडम। रिस्क क्या है भाई? अगर आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट का आपको पता ही नहीं होगा कहाँ शेयर हो रहे हैं, तो बहुत सारे रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे प्राइवेसी कंसर्न, स्कैम, आइडेंटिफाई थीव्स और फेक वेबसाइट्स। तो इस चीज़ के लिए ये डिजिटल फुटप्रिंट नेसेसरी होते हैं। अब हम इसे मैनेज कैसे करेंगे? बात आती है कि ठीक है सब कुछ पता है, लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम करें क्या? तो ज़रूरत होती है इसे हमें मैनेज कैसे करना है। तो इसे मैनेज करने के लिए हम देख रहे हैं, एंटर द नेम इनटू द सेवरल सर्च इंजन, double click privacy setting but don't trust them, create strong memorable password, keep all our software up to date, review our mobile use, delete unless files, build reputations through behavior। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं जो हमें डिजिटल फुटप्रिंट्स के लिए मैनेज करनी होती है। इतना ही टॉपिक हमारे पास क्लास 11th और क्लास 12th में पूछा जाता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है नेट और कम्युनिकेशन नेटिक्वेट्स। जैसा आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स मीन्स बिहेवियर, हमें अपनी सोसाइटी में किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एटिक्वेट्स। जैसे हमारी एक सोसाइटी है, इन द सेम वे इंटरनेट पर भी एक सोसाइटी बिल्ट हो गई है। तो जो इंटरनेट की पूरी सोसाइटी है, हमें उस पर किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, कैसे हमें किसी को रिप्लाई करना है, कैसे हमें इंटरनेट पर चैट करनी है, जब हम चैट कर रहे हैं, कोई कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो सारा जो आपका बिहेवियर है वो इंक्लूड होता है नेटिक्वेट्स में। तो उसके लिए नेट मतलब इंटरनेट पर आपका जो बिहेवियर है दैट इज कॉल्ड एटिक्वेट, दैट इज कॉल्ड नेटिक्वेट्स। तो नेट पर एटिक्वेट्स इज कॉल्ड नेटिक्वेट। तो यहाँ पर उसी की बात करी गई है। तो नेट और कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको समझाई गई हैं, व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट यू डोंट हैव टू डू। जैसे यहाँ लिखा है कीप मैसेज एंड अ पोस्ट ब्रीफ करो, ठीक है, अच्छी बात है। यूज़ डिस्क्रिप्शंस, प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओबे कॉपीराइट लॉ, हेल्प, रेस्पेक्ट, वेरीफाई, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। सी हियर, थैंक्स फॉर अदर, शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप, मतलब सारी चीज़ें हमें जो अच्छे व्यवहार हैं, हर किसी को अच्छे से रिप्लाई करना चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए।
तो क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी ऑफेंसिव कमेंट्स ऑन अ शाउट, मतलब किसी की भी वीडियो पर कोई ऐसा अननेसेसरी और जो रिक्वायर्ड नहीं है ऐसा कोई कमेंट्स हमें नहीं करना चाहिए, यह हमें ध्यान रखने की बात होती है। इसके अलावा हमारे पास कि भाई हमने कोई रिस्पॉन्ड करना है, किसी का कोई ट्रॉल हो रही है कोई चीज़, तो उसका पार्ट्स ना बने, है ना, अपने टॉपिक से रिलेटेड रहें, मतलब एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए, ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए जिससे कुछ क्राइम का पार्ट हो सके या किसी को साइबर बुलिंग का पार्ट हो सके या कोई भी ऐसी प्राइवेट कोई भी एम्ब्रेसिंग फील्ड्स हो, ऐसी पोस्ट हमें नहीं डालनी चाहिए, ऐसा हमें किसी को रिप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट द सोशल मीडिया एटिकेट्स, क्या क्या यहाँ कुछ बताए गए सोशल मीडिया पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक दैट अवॉइड ओवर कम्युनिकेशन, बी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन, डोंट बी ओवरले प्रमोशनल, हार्डली use hashtag carefully, and don't badmouth your competitions. Okay, so data protection. Our next topic is data protection. Data protection refer to the practice, safeguards and binding rules put in a place or protect our personal information and ensure that it remain in control. In short, we should be able to decide whether or not we want to share the same information, who has access to it, for how long, for what reason, and be able to modify the sum of this information and more. तो डेटा प्रोटेक्शन बेसिकली जैसे एक सेफ गार्ड है, हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से कंट्रोलिंग में रखना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनप्रोटेक्टेड डेटा या डेटा ब्रीच, क्या होगा अगर डेटा हमारा ब्रीच हो गया, अनप्रोटेक्टेड है। सफ़र फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीच अटैक, पहले ही तो प्रॉब्लम यही आएगी हमारे पास, हम सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी। फिजिकल डेटा लॉस हो जाएगा, हिट विद द वायरसेस, टारगेटेड बाय द हैकर, सफ़र फ्रॉम DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मतलब जो हमारे सर्विसेज अलॉटेड हैं हम वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समटाइम यू मे बी फेस द प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ मनी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट अ रिस्क और डैमेज डाउन टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं कि अगर हमारा डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है तो। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर डेटा, थ्रू इनक्रिप्टेड आवर डेटा, कीप पासवर्ड्स ऑन अ प्राइवेट, डोंट ओवर शेयर ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट। भाई हर चीज़ एकदम क्या ज़रूरत है शेयर करने की सोशल नेटवर्किंग साइट पर। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, अवॉइड फिशिंग ईमेल्स, बी यूज़ वाइज यूज़ अबाउट द वाईफाई। भाई ये नहीं कि कहीं भी वाईफाई कनेक्ट करा कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर शेयर कर रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इंटरपर्सनल्स का ध्यान रखना चाहिए कि भाई किसी भी अपने फ्रेंड्स को किसी को भी हर बार बार पासवर्ड बता दिया, तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे पास डेटा हमारा प्रोटेक्ट रहता है ना। सेफली डिस्पोज ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्पोज करनी पड़ रही है तो उससे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सेफली करेंगे। तो ये देखते हैं कुछ टर्म्स इसी से रिलेटेड आगे कि भाई ये है क्या। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। IP, इट इज़ अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन यूजिंग देयर ऑन इंटेलेक्ट फॉर अल्टीमेट यूज इन अ कॉमर्स एंड विच इज़ ऑलरेडी नॉट अवेलेबल इन अ पब्लिक डोमेन। बेसिकली है क्या, मैं बस समझाता हूँ आपको। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है कि आपने कोई असाइनमेंट, कोई आपने अपना कोई फार्मूला, कोई इन्वेंशन, कोई चीज़ आपने ऐसी करी कि जो आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी अपनी जेन्युइन वर्क है, कोई आर्ट वर्क है, कोई लिटरेसी है, कोई डिज़ाइन है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई सिंबल है, वट एवर द थिंग, तो वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। अब आप उसे इंटरनेट पर शेयर कर रहे हो, अब इंटरनेट पर शेयर करा आपका असाइनमेंट, आपका कोई ट्रेडमार्क, अब दूसरे ने यूज़ कर लिया, तो वो फिर आपकी प्रॉपर्टी कहाँ रही, तो वो तो सेफ ही नहीं हुई ना। तो इसी के लिए एक राइट्स बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? इट इज़ अ सैचुरेटेड राइट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द ओनर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और द एप्लीकेंट्स ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू एक्सक्लूड्स अदर फॉर एक्सप्लोटिंग द IP commercially for the given period of time. It leads to the disclosure of his or her IP ना IPR एप्लीकेशन। मतलब एक गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल्स बना हुआ है कि कोई भी अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो आपके बिना परमिशन के कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा। वाई शुड एन IP बी प्रोटेक्टेड, करना क्यों है प्रोटेक्टेड? भाई करना इसलिए है कि आपकी चीज़ को दूसरा यूज़ कर लेगा तो आपका क्या फ़ायदा, उसका आपको बेनिफिट ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा। जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी अगर हम दूसरे की वीडियो यूज़ कर लें या दूसरे का कंटेंट यूज़ कर लें तो हमारे पास कॉपीराइट्स आ जाते हैं। तो ये भी एक IPR का पार्ट है, क्योंकि उन लोग जिसका भी हम अगर कोई सॉन्ग यूज़ कर रहे हैं सपोज, तो वो उसका IPR है, उसका उस सॉन्ग पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। अब हम बिना उसकी परमिशन के यूज़ कर रहे हैं ना, दैट्स वाई इट विल गिव।
तो ये उस पर्सन का कॉपीराइट हो गया कि भाई उसने उसके लिए सॉन्ग के लिए उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए कॉपीराइट लिया हुआ है, तो हम कैसे यूज़ कर लेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, इसीलिए कोई आपके कंटेंट को यूज़ ना कर पाए। और अगर यूज़ कर भी रहा है किसी कमर्शियल चीज़ के लिए, सपोज दैट अब मेरी वीडियो है और आप इसे पर्सनली यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर इसे कोई सेल करता है देन आई हैव अ प्रॉब्लम। तो उस सिचुएशन में अगर मैंने IPR लिया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है मेरे पास अगर इस चीज़ का, तो आई कैन क्लेम ऑन दैट, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपने पर्सनल या कोई रीडिंग के लिए अपने मतलब बीइंग ए स्टूडेंट अगर किसी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं आता, लेकिन कमर्शियल यूज़ में उसके लिए इशू आता है। अब ये होते कितने तरीके के IPR हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें इंक्लूड होता है आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क। पेटेंट मतलब किसी चीज़ का, किसी टेक्नोलॉजी का आपने पेटेंट करा लिया। ट्रेडमार्क किसी लोगो, कोई सिंबल का आपने ट्रेडमार्क करा लिया, किसी डिज़ाइन का ट्रेडमार्क करा लिया, किसी जोग्राफिकल इंडिकेटर का आपने ट्रेडमार्क करा लिया। कॉपीराइट्स टू प्रोटेक्ट द लिटरेसी, आर्टिस्ट वर्क, आपने कोई डिज़ाइन बनाया, आपने कोई आर्ट्स बनाई, कोई नोट्स लिखे, तो उसका आप एक कॉपीराइट्स करा सकते हैं। IPR आर प्रोटेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेशन इन अ कंट्री स्पेसिफिक। इन इंडिया IPR कैन बी प्रोटेक्टेड एंड मोनोप्लाइज एज पर द एक्ट। तो ये IPR के रिगार्डिंग कुछ एक्ट्स हैं 1990, 1970, 2000, 1999। अब ये एक्ट तो खैर एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हर एक के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ एक्ट डिफाइन है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। एक टॉपिक और इसमें रहता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है? The act of presenting the words, idea, image, sounds or creative expression of the other as your own creation। किसी दूसरे का कोई वर्ड्स, कोई आइडिया, कोई थॉट्स, कोई इमेज कॉपी कर कर और उसे अपना बनाकर रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। The word plagiarism is derived from the Latin word plagiare which means that kidnap और abduct। मतलब एक तरीके से आपने किसी दूसरे की चीज़ को उठाया, किडनैप करा और अपना बना कर रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म इज ऑल्सो अ क्राइम। प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। IPR का पार्ट ही, IPR में भी जैसे आपने यहाँ पे किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा लिया है, चीटिंग है एक, है ना। तो ये भी एक एकेडमिक ऑफेंस है, तो इससे भी हमें बचना होता है। ये कितने तरीके के होते हैं प्लेगरिज्म? कुछ तो इंटेंशनली होते हैं कि भाई हमने जानबूझ के करा है, हमें ज़रूरत थी, हमने उठा लिया वहाँ से, या हमें उसका वर्क अच्छा लग रहा था, तो वो इंटेलेक्चुअल है। कुछ अनइंटेंशनल होते हैं, हमें पता ही नहीं होती कि यार ये चीज़ दूसरे की कॉपीराइट है, दूसरे की प्रॉपर्टी में है या नहीं है, तो हमने जाने और अनजाने में उस चीज़ को ले लिया, तो ये अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म भी होता है और जनरली हम लोग कर भी लेते हैं। हाउ टू अवॉइड क्या है भाई? अनइंटेंशनली को तो हम नहीं पता कर सकते, वो तो एक अनइंटेंशनल चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा अपने आइडिया पे वर्क करें, अपना कंटेंट लिखें, अपनी चीज़ें शेयर करें। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स ऑकर्स व्हेन अ पार्टी एक्सरसाइज एनी ऑफ द क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द वर्क विदाउट परमिशन। इलीगल डाउनलोडिंग ऑफ अ म्यूजिक फाइल, downloading license software from an unauthorized site, recording a movie and a theater etc। तो वो आपका इन्फ्रिंजमेंट का पार्ट होता है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट भी होता है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में किसी ने किसी चीज़ का ट्रेडमार्क ले रखा है किसी ने, तो उसे दूसरा पर्सन यूज़ कर ले। सपोज दैट किसी की शॉप है, अब उसने उस नाम की दूसरी शॉप किसी दूसरे ने खोल ली दूसरी लोकेशन पर, तो वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स में आ जाता है। तो इन सब के लिए एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की परमिशन, बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है। तो जो हमारे पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो जनरली लोग अपने उसे लाइसेंस को के पैसे बचाने के चक्कर में अनऑथराइज सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर लेते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स में आती हैं वो टर्म्स बेसिकली, कि भैया सॉफ्टवेयर का, अब किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी उसे फ्री में यूज़ करेगा, तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स आते हैं। डिफरेंस बिटवीन लाइसेंस और कॉपीराइट। लाइसेंस क्या है? लाइसेंस बेसिकली परमिशन है जो आपने अपने किसी सॉफ्टवेयर की दूसरे को दे दी कि भाई आप इतने टाइम तक इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंस। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट आपने अपने लिए ले रखा है कि ये मेरा है, मैं इसका ओनर हूं और मेरे अलावा इसे अभी कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो कॉपीराइट लेने के बाद आप लाइसेंस इशू करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एक एग्रीमेंट होता है लाइसेंस बेसिकली कि कितने टाइम तक आप उसका प्रोडक्ट
यूज़ करेंगे। तो ये आपकी परमिशन से होता है। फ्री, कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, FOSS जिसे बोलते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FOSS इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑल यूजर अलाउड टू नॉट ओनली फ्रीली रन द प्रोग्राम फॉर द पर्पज बट ऑल्सो प्रोवाइड द यूजर एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड। FOSS में सोर्स कोड भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, उसकी आप उसे फ्रीली आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें कुछ भी चेंजेस करके, तो उन्हें ओपन सोर्स। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्री है और ओपन सोर्स है, इसका मतलब आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करके आगे रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ना। और अगर हमारे पास कुछ ये एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे लाइनक्स, उबंटू, ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। DBMS में MySQL है, MongoDB है, SQLite है। प्रोग्रामिंग में जावा, PHP, पाइथन है। ब्राउज़र हैं हमारे पास क्रोमियम, फायरफॉक्स, अपाचे। अब जैसे कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करता है तो वो फ्री नहीं है, वो आपके विंडो के साथ ही मिलता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं बेस्ड ऑन देयर यूज़, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर, अभी हमारी बात हो रही थी। फ्री सॉफ्टवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंस है। फ्री सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में, लेकिन इसका सोर्स कोड आपके पास नहीं है कि आप इसे आगे दो, किसी को सेल नहीं कर सकते, आगे किसी को फ्री में देना है तो दे दो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, इनमें सोर्स कोड भी होता है, यूज़ तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ आपके पास सोर्स कोड भी होता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप सोर्स कोड को आपने सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करा, कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस करे, फिर आप उसे आगे सेल कर सकते हो। आपके पास प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक पर्पज से कोई कंपनी या कोई अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाता है, तो उसी कंपनी के उसका वो सॉफ्टवेयर रहता है। जैसे सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, तो आपने जो वेबसाइट बनवाई वो आपकी अपनी है, तो वो प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं दैट आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, कैन बी यूज्ड, कॉपीड, डिस्ट्रीब्यूटेड बट नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं दैट आर फ्री, यूज्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, आफ्टर एक्सपायरी वी नीड टू बी परचेज देम और अनइंस्टॉल देम। तो ये सारा हमारे पास कंटेंट था इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्न कोड विद रजनीश पर इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू।